हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए, इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन आए हैं। ये पेपर आपका हुआ था अप्रैल 29, 2018 को। तो 29 अप्रैल को हुआ था। इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से ज़्यादा 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिनसे पूरा सोल्यूशन मैथ और टेक्निकल जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन 1 से ज़्यादा 25 तक हो रहे हैं। टोटल आपका 50 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का रहता है। ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब 25 से लगा के 50 क्वेश्चन इस पार्ट में पूरा कंप्लीट करा देते हैं। तो जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, आप वहाँ जाके उसको भी देख लीजिएगा। और श्रीहरिकोटा का एग्ज़ाम ये अगस्त के मंथ में ही होगा, तो आप तैयारी अच्छे करते रहिए। इसमें सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हाँ देखिए, 25 जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक तो हो गया था। 26 देखिए, 26 आपका क्वेश्चन है। आइजो एंड चारपी मशीन्स आर रिलेटेड टू विच टेस्ट। देखिए, आइजो टेस्ट बोलते हैं। आइजो और चारपी टेस्ट ये किसके लिए किया जाता है? आइजो चारपी टेस्ट जो होता है ये इम्पैक्ट टेस्ट के लिए किया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट होता है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो इम्पैक्ट टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? आइजो एंड चारपी टेस्ट करते हैं। देखिए, इसकी मशीन ऐसे कुछ बनी होती है, यहाँ पर इस प्रकार से। यहाँ पर आपका वर्क पीस लगा दिया जाता है और ये यहाँ से ब्लॉक होता है, ये इधर ये बहुत बड़ा हैमर लगा होता है। और जैसे यहाँ से इसे रिलीज करते हैं तो ये ऐसे जाता है और यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक वर्क पीस होता है उसे तोड़ देता है। तो यही आपका होता है चारपी टेस्ट। ठीक है, आइजो चारपी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष ए है और लघु अक्ष बी है के साथ दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, मतलब कि एरिया ऑफ द इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स का जो डायग्राम होता है वो इस प्रकार से बना होता है। ये देखिए, इलिप्स होता है और लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। तो ये आपकी लघु अक्ष डिस्टेंस होती है ए, और ये ऊपर वाली जो होती है यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या ये होता है दीर्घ अक्ष और ये होता है लघु अक्ष बी। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल पूछा हुआ, मतलब इस पूरे जो आपका इलिप्स बन रहा है इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो रहा है? तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो इलिप्स का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। पाई ए बी क्या होता है? पाई ए बी। ध्यान रखिएगा, इसको निकालने का तरीका देखिए। तो जैसे सर्किल का ये सर्किल होता है, सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, पाई आर इंटू आर। ठीक है, आर इंटू आर ले सकते हैं। तो देखिए, ये सर्किल बना हुआ है। यहाँ पर ये आपका मेजर डिस्टेंस है और ये क्या? माइनर। मेजर डिस्टेंस और ये माइनर डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, ये दोनों डिस्टेंस क्या है? ये सब क्या है? आर और आर है। तो यहाँ पर देखो, पाई आर इंटू आर, तो यही तो होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर ये अलग अलग कर दिया जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? पाई ए इंटू बी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आपको याद हो जाएगा, कैसे याद करना है? ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पाई ए बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 देखिए, किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। 150 वर्ग इकाई दे रखा है। 150 वर्ग इकाई दे रखा है। यदि इसका परिमाप 50 इकाई है तो विमाएँ बताइए। मान लेते हैं जैसे ये आपका एक वर्गाकार है, ये वर्गाकार आयत बोल रहा है, आयताकार है, तो इसकी लंबाई ए है, इसकी चौड़ाई कितनी है? बी मान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 150 दे रखा है, 150। इसके बाद क्या रहा? परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है। ये वाली ए है तो ये वाली क्या हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा। और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बी हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा? ए प्लस ए बी प्लस बी कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा? 50 के बराबर 50 के हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा?
यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, 2a + b बराबर कितना 50, तो a + b बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। a + b बराबर 25 हो गया और कह रहा है a × b बराबर कितना है, a × b बराबर कितना है 150, 150 है। ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ से a का मान उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगी। आप लोग हल कर सकते हैं, मैं इसे आप आंसर से बता सकता हूँ कि जैसे आपके 2 इक्वेशन है तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे चेक करना होता है। a + b बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है और a × b बराबर है कितना 150 है, ठीक है 150। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर a और b को जोड़ेंगे तो 25 नहीं आएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए a और b को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 और 50 दे रखा है 53 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। इसके बाद फिर 5 और 30 इसको जोड़ेंगे तो 25 नहीं आएगा, 35 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन क्या है 10 और 15 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, ये तो सही हो गया। अब दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो a और b का गुणा मतलब 10 × 50 50 आ रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 15 सेंटीमीटर पर 25 मीटर लंबे रेलवे लाइंस बिछाई जाती है। 15 सेंटीमीटर टेम्परेचर पर 25 मीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाती है। दोनों लाइनों के मध्य 1.8 सेंटीमीटर का रिक्त स्थान छूट जाता है। जैसे मान लीजिए ये पटरी ये बिछाई गई और दूसरी पटरी ये बिछाई गई, ठीक है। इनके बीच में कितना गैप छोड़ रहे हैं 1.8 सेंटीमीटर का, और इनकी लंबाई कितनी है पटरी की, ये 25 मीटर है, ठीक है 25 मीटर। तो ये आपका डायग्राम हो जाए, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यदि अल्फा क्या है रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या इसे हिंदी में बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। ये कितना दे रखा है अल्फा बराबर दे रखा है 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो कितना तापमान पर वह एक दूसरे पर मिल जाएंगे। देखिए एक दूसरे पर मिल जाने का मतलब क्या है, जैसे ये एक पटरी है दूसरी पटरी ये है, तो जब ये इन पर मतलब क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, इन पर एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो ऑक्यूपाइड जगह है इसको क्या होगा, ये जो खाली जगह है एम्प्टी जगह है इसको ऑक्यूपाइड कर लेगा तो ये कितनी जगह 1.8 सेंटीमीटर को ऑक्यूपाई करना है। तो कह रहा था कितना टेम्परेचर यहाँ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जो है या मतलब वातावरण का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। या मतलब ऐसे भी बोल सकता है कि इसको मतलब कितना हीट कर दिया जाए, इन दोनों को कितना हीट कर दिया जाए कि आपस में क्या है कि ये जरा फुलफिल कर ले। क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन का सलूशन देखो कैसे करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन गुणांक में आपने रेखीय प्रसार गुणांक जो पढ़ा है हो रहा तुमने, तो डेल्टा एल बराबर पढ़ा हो रहा है, डेल्टा एल बराबर अल्फा डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी ये फार्मूला होता है। एल जो है लंबाई है, अल्फा जो है रेखीय प्रसार गुणांक है, ये टी जो है डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस हो जा रहा है, एल जो है डेल्टा एल जो है जितना एक्सपेंशन हमें करना है, जितना एक्सपेंशन करना है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर तो मीटर बदलेंगे तो 1.8 × 10⁻²⁵ हो जाएगा मीटर में, बराबर एल का मान जितना दे रखा है 25 दे रखा है, और इसके बाद फिर अल्फा का मान कितना दे रखा है 12 × 10⁻6 दे रखा है, और फिर गुणा करना है कितना डेल्टा टी का, गुणा डेल्टा टी। देखिए स्पेस थोड़ा कम है, तो अब ये देखिए -2 यहाँ से -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना -4 बच जाएगा, ठीक है -4 बचेगा। तो आप इसे नोट करिए, मैं आगे कैलकुलेशन करता हूँ इसकी। तो जैसे ये -4 इधर आएगा तो कितना हो जा रहा है 10 + 4 हो जाएगा, मीन्स आपका 10⁻+4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.8 × 10⁻4 बराबर कितना 25 नहीं 12 है, इधर बराबर में क्या था 12 था, 12 ×
डेल्टा टी। तो आप देखिए यहाँ पर इस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 18 ट्रिपल जीरो हो जाएगा, 18 ट्रिपल जीरो एट नॉट 18 ट्रिपल जीरो। तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये आपका इधर आ गया था, देखिए आपका इधर आया था, हाँ 18 1.8 इंटू 10 कितना आ गया था 4 बराबर इधर आया था 25 लंबाई थी, गुणे कितना आ गया था 12 आ गया था और गुणे डेल्टा टी आ गया था, यही आया था। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम ये जो 10⁴ है इसको हम क्या लिख लें, इसको हम इस वाले चीज़ को लिख देते हैं 100 गुणे 100 लिख देते हैं, 100 गुणे 100 और ये 25 को काट दें 25 चौको 100 और फिर ये 4 से 12 काटेंगे इतना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 को यहाँ काटेंगे तो 18.6 आ जाएगा, 0.6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 बराबर कितना आ जाएगा डेल्टा टी। देखिए कैलकुलेशन आपको मैंने सारी वैल्यू पुट कर दिया है, कैलकुलेशन आप करेंगे, फार्मूला आपको बता ही दिया हूँ। तो डेल्टा टी बराबर कितना आ जाएगा 60 हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या करना है, डेल्टा टी बराबर होता है, डेल्टा टी बराबर क्या होता है T1 माइनस T2 इजिकल टू, अभी आपको कितना आया था 60 आ गया था। तो देखिए अब हमको पूछ रहा है T1 टेम्परेचर, T1 बराबर कितना हो जा रहा है, T2 का मान कितना दे रखा 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये 15 उधर चला जाता तो 60 प्लस कितना हो जा रहा है T2 का मान कितना 15 दे रखा है तो 60 प्लस कितना हो जा रहा है T2 बराबर कितना हो जा रहा है, ये T2 का मान दे रखा है, देखिए T2 का मान आपको दिया हुआ है कितना 15 यहाँ देते हैं तो कितना हो जा रहा है 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस। तो T1 का मान कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इस फार्मूले में पुट करना है डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी इस फार्मूले में रखेंगे। डेल्टा एल का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, अल्फा का मान दिया हुआ, डेल्टा टी में आपको T1 माइनस T2 करना है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनली आंसर 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बात समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रेखीय प्रसार गुणांक है। देखिए रेखीय प्रसार गुणांक होता है एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, जो इसे लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो जो प्रसार गुणांक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, एक आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक अगर पूछता है, पहले बात तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पूछता है तो क्या हो जाता है डेल्टा ए हो जाता है, डेल्टा ए और यहाँ एल की जगह क्या होता है ए हो जाता है, इसके बाद फिर ए इंटू वहाँ फिर कोएफिशिएंट गुणांक बीटा हो जाता है और डेल्टा टी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात हो रही है, अब हम क्या बात करेंगे आयतन प्रसार, तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जा रहा आयतन गुणे क्या हो जा रहा आयतन प्रसार गुणांक को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, जिससे गामा हो जाए और ये हो जा रहा डेल्टा टी हो जा रहा। तो ये तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार मान लो जो वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पूछ लिया या आयतन प्रसार गुणांक तो आपका फार्मूला पता रहेगा, हो जाएगा। और एक बात और याद कर लीजिए, आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और मतलब कि रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या है रेशियो क्या होता है, मतलब कि अल्फा क्या है ये रेखीय प्रसार गुणांक और बीटा क्या है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और ये गामा क्या है आयतन प्रसार गुणांक। इसमें जो अनुपात होता है 1:2:3, ये अनुपात भी याद कर लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको इस क्वेश्चन में याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा जिसकी त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। देखिए अर्धवृत्त ऐसा बना होता है, मान लीजिए ये आपका क्या है अर्धवृत्त है, ये आपका क्या है अर्धवृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या आपकी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r है। तो ये परिमाप बड़ा हो जा रहा है, परिमाप ये पूरा हो जा रहा है, परिधि। अब वृत्त की परिधि 2πr होती है तो आधे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी πr, तो परिधि बड़ा हो जा रहा है। परिधि तो हम p से डिनोट कर लेते हैं, परिधि बराबर कितना हो जा रहा है ये वाला कितना हो जा रहा है πr प्लस ये भी तो डिस्टेंस हो जा रहा है, ये भी तो परिधि में काउंट हो रहा टोटल परिधि, तो कितना हो जा रहा है r प्लस r कितना हो जा रहा है 2r ऐड हो जा रहा है। अब ये आप इसे नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ, पाई प्लस 2r तो πr प्लस 2r, अब इसको p बड़ा हो जा रहा पाई तो क्या ले सकते हैं 22/7 r ले सकते हैं प्लस 2r
अब इसको ले लीजिए, एलसीएम ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 22R प्लस कितना हो जा रहा है 7 दूना 14R बटे कितना हो जा रहा है 7, कितना हो जा रहा है, और ये 22 प्लस 14 कितना हो जा रहा है 36, तो पी टमाटर कितना हो जा रहा है 36R बटे 7। नोट कर लिया इसको, पी वाला कितना हो जा रहा है 36R बटे 7। ये क्या है परिधि है। अब पूछा क्या है, अब हमको परिमाप वही परिधि जो होती है परिमाप पूछा हुआ है। टोटल परिमाप कितना हो जा रहा है, अब परिमाप त्रिज्या R दे रखी है तो कितना हो जा रहा है 36 गुणे त्रिज्या कितनी है 21 बटे कितना 7, 7 से कट जाएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई करें 36 18 की 8, इसके बाद फिर इसके बाद 3 3 9 9 8 10 108 सेंटीमीटर कितना हो जा रहा है 108 सेंटीमीटर हो जा रहा है। इसमें कोई ऑप्शन है डी पार्ट है 108 सेंटीमीटर, तो 30 का आंसर जो हो जा रहा है डी पार्ट हो जा रहा है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है एक अर्धगोलार्ध पर एक शंकु स्थापित है, एक अर्धगोलार्ध पर शंकु स्थापित है। यदि गोलार्ध और शंकु की त्रिज्या R है, उसकी ऊंचाई h है, तो आयतन कितना होगा, आयतन पूछा हुआ है। देखिए चित्र जो बनेगा इस तरह से बनेगा, ये आपका क्या है अर्धगोला, ये आपका क्या है अर्धगोला है, अर्धगोला हो गया। इसके ऊपर क्या है इन्होंने ये शंकु रख दिया है, इसके ऊपर क्या इन्होंने शंकु रख दिया है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है h है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी कितनी है R दे रखी है। तो कह रहा कि आयतन पूछा हुआ है, तो आयतन टोटल आयतन कितना हो जाएगा V बराबर कितना हो जाएगा, ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हमने मान लिया V1 मान लेते हैं, तो V1 हो जाएगा प्लस इसके बाद ये अर्धगोले का आयतन कितना मान लेते हैं V2 मान लेते हैं, तो ये आपका आयतन हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है V1 का फार्मूला, मतलब शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन जब त्रिज्या R हो ऊंचाई h हो तो शंकु का आयतन का फार्मूला नोट हो जाए। इसको देखिए आगे बढ़ते हैं। V1 बराबर शंकु का आयतन कितना होता है, या हम टोटल डायरेक्ट भी निकालते हैं। V बराबर कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन पहले रखना है कितना होता है 8/3 पाई R स्क्वायर h, ये हो जाए शंकु का आयतन, प्लस गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई R क्यूब, अर्धगोले का आयतन कितना हो जा रहा है 2/3 पाई R क्यूब, तो इतना हो जा रहा है 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8/3 क्या है कॉमन आ जा रहा है, पाई भी क्या है कॉमन आ जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है पाई/3 कॉमन आ गया। देखिए R स्क्वायर, यहाँ R क्यूब है तो R स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ठीक है, R स्क्वायर कॉमन आ गया। अब कितना बच गया, यहाँ क्या बचा h बच गया, h बच गया प्लस का कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ 2 बचा हुआ और R बचा, तो ना 2R, तो ये क्या हो जा रहा है आयतन हो जा रहा है, यही आपका आयतन। अब इसमें देखिए ऑप्शन, इसको नोट कर लीजिए, तो हम ऑप्शन दिखा दें आपको। तो पाई/3 R स्क्वायर h प्लस 2R, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है 2R प्लस h लिखा हुआ है, और पाई/3 R स्क्वायर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पाई/3 R स्क्वायर कॉमन ले लिया 2R प्लस h, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 31 का क्या हो जा रहा है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे और टिपिकल लेवल के हैं, तो आप इसे अच्छे से करेंगे तभी आपको हो पाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1, देखिए ये टर्म्स और कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पर इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करना है, तो सबसे पहले क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 दे रखा है। अब क्या करिए दोनों तरफ क्या करिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/√2 से, 1/√2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या हो जा रहा है 1/√2 कहाँ से आता है, ये आता है, इसको देखो तो ये आपका हो जाएगा साइन 45, ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है क्रॉस 45, या इसको क्रॉस 45 मान लो, इसको साइन 45 मान लो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1/√2,
1/√2 किसका मान होता है, तो ये अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे डाला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1/√2 है और इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लेते हैं क्रॉस थीटा, क्या मान लेते हैं क्रॉस 45 मान लेते हैं, क्रॉस 45 मान 1/√2। इसके बाद क्या साइन 45 सॉरी साइन थीटा। इसके बाद फिर प्लस का ये सब क्या मान लेते हैं, इसको क्रॉस माने, इसको क्या माने साइन 45 मान लेते हैं इनटू, इसके बाद क्या क्रॉस थीटा। इसके बाद ग्रेटर देन 1/√2, ग्रेटर देन क्या 1/√2, ये हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए साइन बी प्लस क्रॉस ए क्रॉस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वहाँ साइन ए क्रॉस बी प्लस क्रॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। साइन ए क्रॉस बी प्लस क्रॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए ये वही सेम फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका साइन 45 प्लस थीटा बन जाएगा ग्रेटर देन 1/√2। अब देखिए ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन 45 क्रॉस थीटा प्लस क्रॉस 45 साइन थीटा, यही फार्मूला बना था पीछे। तो ये हो जा रहा। अब इसको इधर को उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जा रहा है इन्वर्स। तो क्या हो रहा है 45 प्लस थीटा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना होता है 45 होता है। तो थीटा, इसको नोट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा ग्रेटर देन 45। ठीक है, ग्रेटर देन 45 से 45 कट जाएगा, थीटा ग्रेटर देन 0। थीटा का मान कितना आ जाएगा ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए कह रहा कि यहाँ पर जो पहले ऑप्शन में थीटा लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू वाला तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि यार यहाँ इक्वल टू ले रहा होता तो ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 0 ग्रेटर देन, यहाँ इस वाले सेकेंड ऑप्शन में दीजिए थीटा ग्रेटर देन 0 है, थीटा ग्रेटर देन 0 है और साथ में चाहे इक्वल भी लगा हुआ। तो इक्वल वाला टर्म यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाने गलत हो जाएंगे। और बचा लास्ट ऑप्शन क्या है, ये थीटा ग्रेटर देन कितना 0, ये वाला आपका देखिए थीटा या 0 लेस देन थीटा लेस देन 90, इसको पढ़ा जा रहा है थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द वर्ड ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है लूज करता है। ठीक है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडेशन की जगह क्या होता है रिडक्शन होता है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वहाँ लॉस नहीं होता, वहाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन इज इन द ऑर्डर, जो भी कोई सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर हो गया, वाटर में जैसे हमने चीनी मिला दिया तो ये चीनी जब मिलाएंगे तो ये क्या है चीनी जो हमारी क्या हो जा रही है वो सॉल्यूट पार्टिकल हो जाए, क्या हो जा रहा है सॉल्यूट पार्टिकल का क्या साइज क्या होता है, किस ऑर्डर में होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल। तो चीनी जब घुलने के बाद जब वहाँ अंदर मिल जाते हैं तो उसका साइज क्या होता है, वो क्यों मिल जाते हैं, उसका साइज जो होता है 10⁻⁻7 से लगा के 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक उनका साइज होता है। सोल्यूशन 10⁻⁻7 से लगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा, 34 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ
सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपान, सिंपल पेंडुलम किस पर डिपेंड करता है, जो मतलब टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पेंडुलम पता हो, ये इस तरह पेंडुलम बना होता है, ये आपका पेंडुलम हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से आपका क्या है, दोलन करता है, ठीक है, दोलन करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड टी होता है वो ठहरा किस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन द टर्म ऑफ द कंडीशन, मतलब किस टर्म ऑफ कंडीशन पर वो डिपेंड करता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो उसी से आप निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू होता है 2 पाई एल बाई जी का अंडर रूट, 2 पाई एल बाई जी का अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। तो एल क्या है, ये पेंडुलम की लंबाई है, पेंडुलम की ये जो आप धारे होता है, ये धारा, ये आपका ये पेंडुलम होता है, यहाँ पर ये कोई ब्लॉक है और ये धारे से जुड़ा होता है, तो इसकी लंबाई कितनी है, एल है, ठीक है। तो ये अब जी, ये क्या है, जी का ध्रुवीय त्वरण है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो किस पर डिपेंड करता है, केवल लंबाई पर डिपेंड करता है, तो लंबाई पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। इसको जो ये द्रव्यमान जो है इसका बॉम्ब भी बोला जाता है, ये बॉम्ब, ये बॉल जो होती है उसको बॉम्ब। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जा रहा है, देखिए तेरा मास ऑफ बॉम्ब, तो मास की कोई बात ही नहीं है, ये तो गलत हो जा रहा है। इसके बाद फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये भी गलत है, ऑसिलेशन से कोई मीन्स मतलब ही नहीं है। ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम यही सही है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज, तेरा हीट का गुड कंडक्टर्स होता है, क्यों होता है, जो मेटल होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल गुड कंडक्टर क्यों नहीं होते हैं, जैसे नॉन मेटल या मतलब लकड़ी वगैरह जो होते हैं ये गुड कंडक्टर क्यों नहीं होते हैं। तो ये रीजन पूछ रहा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर होता है, रीजन बिकॉज। देखिए गुड कंडक्टर तभी हो रहा है जिस मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा होंगे, तो इसका कंसेप्ट यही हो जा रहा है। दे कंटेन्स इन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या है, हीट फ्लो हो रही है और क्या नाम है, करंट भी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जा रहा है, गुड कंडक्टर्स हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है इसका, ए पार्ट हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए, 37 टॉट ए अपॉन बी, टॉट 5 बराबर ना ए अपॉन बी दे रखा है। इसके बाद फिर ये वाले पूछा हुआ टॉस 5 प्लस साइन 5, टॉस 5 माइनस साइन 5। तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। टॉट 5 बराबर कितना है, ए सॉरी बी अपॉन क्या है, ए है, बी अपॉन ए। टॉट को क्या लिख सकते हैं, क्रॉस 5 बटे कितना, साइन 5, कितना है, बी बटे कितना हो जाएगा, ए, ये तो वही रहेगा। अब देखिए क्रॉस 5 का मान कितना बी है और साइन 5 का मान कितना ए, याद कर लीजिए, ठीक है, याद नहीं करना, मतलब ये इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर वैल्यू पुट करते हैं, क्रॉस 5 बी और साइन 5 ए। अब देखिए मान पूछा हुआ है इसका, क्रॉस 5 प्लस साइन 5, क्रॉस 5 माइनस साइन 5, तो क्रॉस 5 का मान कितना बी और साइन 5 का मान कितना ए। इसके बाद फिर पूछ रहा है नीचे क्या है, क्रॉस 5 बी फिर माइनस का ए। देखिए तो यह मैच कर रहा है आंसर, ये ए बी प्लस ए बी माइनस ए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जा रहा है, ए पार्ट बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है और तो 10 मीटर ऊंचाई वाले पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं ये आपके पेड़ है और यहाँ ये सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 अंश बना रहा है, कितना 30 अंश, ये हो गया 30 अंश। और पेड़ की जो छाया है वो पेड़ की जो ऊंचाई कितनी है, ये 10, तो कह रहा है ये हमारी छाया बनेगी, ये पेड़ है, सूर्य यहाँ कहीं है, ये सूर्य है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 30 बन रहा है, तो इसकी छाया इधर बनेगी, ये आपकी क्या हो जा रही है, छाया हो जा रही है। इसी की लेंथ पूछा हुआ है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज ए बी सी हो रहा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम क्या ले लें, ये आपका 90 है, इधर वाला 90 हो गया और ये इसके सामने वाला लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा ले लेते हैं, मतलब tan
30, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। लंब कितना है, BC बटे कितना हो जाएगा, AB, BC बटे कितना हो जाएगा, AB, लंब बटे आधार। तो tan 30 मान कितना होता है, 1/√3 बराबर BC का मान कितना 10 और ये AB का मान ही पूछा हुआ है, इसका मान कितना है 8 सर। तो 1/√3 इक्वल टू 10/8 से, तो एस का मान कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ जाए, इसको नोट कर लिए 10√3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, 10√3 डी पार्ट। देखिए अब मैं डायग्राम नहीं बना पाया, मुझे मिट गया था। तो ये आपका लंबाई 10 है और ये क्या है, ये एच मान लिया है, A, B और C, यह 99 देता है 30 आंसर। तो यहाँ पर हमने 10 ले लिया। ये क्या होता है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ये वाला कोण कितना है, 90 है। तो क्या लंब बटे आधार, tan 30, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 ले लिए। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 80 से 25 मिलीमीटर मीट्रिक माइक्रोमीटर के लिए कौन सा माप जो है गलत है। देखो माइक्रोमीटर की जो शुद्धता नापी जाती है वो 2 डिजिट में होती है, दशमलव के कितने डिजिट में होती है, 2 डिजिट में होती है। इस तरह से दशमलव के 2 डिजिट, मतलब कि 1.10 या 0.11, 0.12 या 0.97 जो भी है, इस तरह से होती है। तो दशमलव के 2 डिजिट होती हैं। अगर यहाँ 0 कर दें तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ दशमलव 2 ही डिजिट माना जा रहा है। यहाँ 0 कर दो दशमलव 2 ही डिजिट माना जा रहा है। अगर आप 0.012 लिख दें तो ये दशमलव के 3 अंक हो जाएंगे। तो यही क्या है, यह माइक्रोमीटर के लिए गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर C पार्ट हो जा रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ, 20.022 लिखा हुआ, यह दशमलव के 3 डिजिट में आ गया। दशमलव 3 डिजिट में माइक्रोमीटर रीडिंग नहीं देता है, दशमलव के 2 डिजिट में रीडिंग देता है। ये इसरो में श्रीहरि उसमें विक्रम साराभाई में पूछा गया था। उसमें ऑप्शन 18.19119 जो लोग इस आंसर मारे थे वो गलत था। तो ये गलत क्योंकि ये तो पहले ही गलत है, इसको तो सोचना ही नहीं था। और जो 2 डिजिट में आंसर था उसी को देखना चाहिए था। बच्चों ने बहुत सारा इसको मार दिए हैं, तो ये गलत आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। यदि कठिन गति जो है v मीटर प्रति मिनट है तथा परिक्रमा प्रति मिनट n है, तो जवाब का व्यास d है, तो सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट फार्मूला, फाइंड द डायमीटर ऑफ d इन mm इफ द कटिंग स्पीड v एंड रिवोल्यूशन पर मिनट n। तो कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है, कटिंग स्पीड को हम मान लेते हैं v बराबर हो जा रहा है, v इक्वल टू कितना हो जा रहा है, पाई डी n बटे जितना हो जाता है 1000। तो इसको उधर भेज देते हैं, हमें d का मान पूछा हुआ है। तो d इसको हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो इतना गुणे में हो जाएगा। तो v इंटू कितना हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा, ये n और पाई क्या भाग में आ जा रहा है, तो पाई और n। तो देखिए इसमें तो कौन आंसर है, 8000, ये देखिए पहला ही आप सही है, 8000 v बटे पाई n, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नोट हो गया। इसके बाद देखिए, साइन बार के साथ कौन संयोजन के दौरान समकोण त्रिभुज के किस भुजा को साइन बार के द्वारा दर्शाया जाता है, साइन बार के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं पहले तो तेरा फिच while the settings the angle with the sine bar which the sides of right angle triangles in the sine bar represented। तो साइन बार देखिए ऐसे बना होता है, ये यहाँ पर गोला होता है और ये इस तरह से करके ये ब्लॉक होता है। ठीक है,
तो ये सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, यही क्या है, लंबाई L कहलाती है। साइन बार की लंबाई, दो रोलर के बीच की दूरी वो साइन बार की लंबाई कहलाती है। तो ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, यही आपका। और ये वाली जो भुजा होती है स्लिप ड्रेज कहलाती है। ये क्या है, यहाँ पर स्लिप ड्रेज ऐसे रखे जाते हैं तो ये हाइट बन जाती है, इसको बोलते हैं स्लिप ड्रेज हाइट, स्लिप हाइट। क्या बोलेंगे, स्लिप हाइट, IGST, ठीक है, स्लिप हाइट। तो यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पूछा हुआ है कि रोलर जो साइन बार की जो लेंथ टहला रही है वो कौन सी टहला रही है, हाइपोटेनियस टहला रही है। हाइपोटेनियस यहाँ कोई ऑप्शन है, तो हाइपोटेनियस आपका इसमें सी पार्ट है, देखिए जिसे टर्न बोलते हैं, हाइपोटेनियस आपका सी पार्ट में दे रखा है। अगर आपका स्लिप की हाइट पूछा होता तो क्या बोला जाता, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड वाई वाला ऑप्शन हो जाता है। अपोजिट साइड वाई वाला कौन सा, बी पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज enable the manufacturing of the chain the hoods for the wrought iron। क्वेश्चन ये रह रहा कि अगर मान लीजिए ऐसा कौन सा सुटेबल प्रॉपर्टीज रह रहा है जिससे हम क्या बना रहे हैं, चैन हुड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चैन हुड्स बना रहे हैं। कहाँ, किसमें से, रॉड आयरन के लिए। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पहला क्वेश्चन तो ये है, चैन हुड किसका बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है। देखिए, पिटवा लोहे से चैन हुड बनाने के लिए किस मतलब गुण का मतलब होना जरूरी है मटेरियल में, ठीक है। क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि चैन हुड बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रॉड आयरन। किसका होता है, रॉड आयरन। रॉड आयरन हिंदी बोलते हैं पिटवा लोहा। समझ में आ जाए, चैन हुड बनाने के लिए, जो चैन हुड बनाने के लिए रॉड आयरन का प्रयोग करते हैं। अब रॉड आयरन का प्रयोग जब कर रहे हैं तो रॉड आयरन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या मतलब उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कौन सा क्वेश्चन हो जा रहा है, सबसे पहले तो क्या होना है, मेलेबिलिटी होनी चाहिए और डक्टिलिटी एंड टफनेस, तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, सी पार्ट हो जा रहा है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एंड टफनेस, दी 3 प्रॉपर्टीज फॉर यूजिंग दी रॉड आयरन। तो रॉड आयरन के लिए ये तीनों प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, मटेरियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द इनर डायमीटर ऑफ द बियरिंग्स नंबर। बियरिंग नंबर दे रखा है 6250। 6250 चलिए कितना डायमीटर होना चाहिए बियरिंग का, ये होता है, ये आप इसे याद कर लीजिए। टेबल आपको दी होगी किताब में, आप ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको। 2543 का जो है डी पार्ट है 25 मिलीमीटर, ठीक है, 25 मिलीमीटर, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, स्नैप गेज आर यूज्ड। स्नैप गेज का प्रयोग क्या होता है, स्नैप गेज क्या होता है, ये आउटर डायमीटर का मेजरमेंट करता है, शाफ्ट का और बोर का भी। तो जो इसका आंसर टू चेक दिस शाफ्ट एंड बोर, टू चेक दिस शाफ्ट एंड बोर, ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, बी पार्ट हो जा रहा है, टू चेक दिस शाफ्ट एंड बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जा रहा है, 45, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग इज कॉल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसमें वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और प्लास्टिसिटी पर पहुंचने से मतलब डिफॉर्मेशन होने से पहले, ठीक है, मतलब कि मटेरियल आपका फ्रैक्चर होने से पहले वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये होती है टफनेस। टफनेस इज प्रॉपर्टीज ऑफ यूज टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, ठीक है, जिससे हम क्या आती शॉर्टर बनाए जाते हैं या स्प्रिंग बनाई जाती है, तो वहाँ टफनेस का गुण होना ज़्यादा जरूरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर हो जाएगा सी, टफनेस को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ऊर्जा को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, ठीक है, बिना मतलब टूटे हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कौन सा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, वो टफनेस प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मटेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रह रहा है कि 2 स्टील स्क्रू थ्रेड के द्वारा एक मशीन टेबल को उठाया जाता है जिसमें 5 मिलीमीटर चूड़ी पिच है, तो टेबल को 200 मिलीमीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए कितने घूर्णन की आवश्यकता होगी, ठीक है। मशीन टेबल्स इज लिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड, डबल स्टार्ट स्क्रू, तो ध्यान रखिएगा। विच हैड द पिच 5 mm, हाउ मेनी
रिवॉल्यूशंस आर नीड टू लिफ्ट हाइट 200 mm। 200 मिलीमीटर हाइट को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए कितनी मतलब रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पिच दे रखा है पिच दे रखा है 5 मिलीमीटर और मतलब जो थ्रेड जो है ये कौन सा मतलब थ्रेड स्टार्टर है, ये डबल स्टार्टर थ्रेड स्क्रू थ्रेड है। तो डबल स्टार्टर थ्रेड हो तो वहाँ पर हमें लीड निकाला जाता है। तो ये लीड बराबर हो जाता है N इंटू पी। N क्या है, नंबर ऑफ स्टार्टर्स और P क्या है, पिच। तो कितना लीड हो जा रहा है 8 राउंड में, कितना लीड करेगा, कितना मतलब उठेगा 8 राउंड में, और कितना पिच है 2। तो 2 गुना कितना हो जा रहा है 5, कितना हो जा रहा है 10, कितना उठेगा 10 mm 8 राउंड में। 10 mm 8 राउंड में उठ रहा है, मतलब लिफ्ट हो रहा है। 10 mm 8 राउंड में लिफ्ट हो रहा है। ये लीड आजा देखिए आप यहाँ पर लिखा 2 स्टील स्क्रू थ्रेड, मतलब यहाँ पर हिंदी में 2 स्टील लिखा हुआ ना, तो मतलब उसमें क्या 2 मतलब थ्रेड कटे हुए हैं, उसको बोले नंबर ऑफ स्टार्टर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टार्टर डबल स्टार्टर स्क्रू थ्रेड बोला हुआ है। तो सबसे पहले लीड निकालेंगे। अगर सिंगल स्टार्टर बोला जाता है तो ये एंटी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो पिच और लीड के बराबर हो जाती है। तो डबल कर दिया तो यहाँ कितना हो जाए 10 आ जाए। 8 रिवॉल्यूशन में 10 mm उठ रहा है, 8 रिवॉल्यूशन में 10 mm उठ रहा है, तो हमें कितने mm उठाना, 2 mm उठाना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर हो जा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो जा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कितनी हाइट उठानी है 200 हाइट उठानी है, 8 बार में कितना उठता है 10, तो नीचे 10 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाए 20 रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा 20 रिवॉल्यूशन। आंसर कितना हो जा रहा है इसका 20 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है। नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 देखिए, ऑल मेट्रिक टेप पिन हैव टेपर्ड रेशियो। सभी मेट्रिक पिन के लिए टेपर रेशियो कितना होना चाहिए, टेपर अनुपात कितना होना चाहिए। ऑल मेट्रिक टेपर पिन हैव ए टेपर्ड रेशियो कितना होता है 1:50 या 50:1। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना हो जा रहा है बी पार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन का 47 का आंसर कितना हो जा रहा है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम इन केस। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस में हो रही है, किस के थ्रू हो रहा है जिससे हम पावर ट्रांसमिट करें। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम इन ट्रेस, मतलब किस ट्रेस में सबसे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट हो रहा है या सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हो रही है, पावर ट्रांसमिट करने की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो देखिए रोप ड्राइव में भी मतलब क्या होता है, रोप ड्राइव में क्या होता है कि यहाँ पर स्लीपिंग की कंडीशन होती है, यहाँ पर लॉसेस होते हैं। फ्लैट बेल्ट में भी स्लीपिंग होती है, रबिन स्लीपिंग की कंडीशन ज़्यादा होती है। बी बेल्ट में इसमें भी ज़्यादा होती है, तो इसमें लॉसेस ज़्यादा होने, तो लॉसेस ज़्यादा एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो चैन ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है जहाँ पर आपकी स्लीपिंग होने की कंडीशन नहीं होती है, स्लिप नहीं करता है। तो जब स्लिप नहीं करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है, एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम हो रही है। इसका आंसर कितना हो जा रहा है डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, डिवाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग्स एंड गाइडेंस द टूल्स इन ड्रिलिंग्स रिमिन्स एंड टेपिंग्स ऑपरेशन। ड्रिलिंग्स रिमिन टेपिंग ऑपरेशन करने के लिए कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो होल्डिंग और गाइडेंस दोनों करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है जिड हो जा रहा है। जिड एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि वर्क पीस को होल्ड करता है और उसके बाद क्या कटिंग टूल्स को गाइड करता है। वर्क पीस को होल्ड करना और कटिंग टूल्स को क्या करना है गाइड करना होता है। जब हम ऑपरेशन करते हैं ड्रिलिंग रिमिन एंड टेपिंग, कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो ये हमारा क्या करता है वर्क पीस को होल्ड करता है और वह कटिंग पीस को गाइड करता है। तो जिड इज होल्डिंग्स एंड गाइडेंस डिवाइस, जिड इज होल्डिंग्स एंड गाइडेंस डिवाइस विच व्हेन द ऑपरेशन डिलिंग्स रिमीन्स अनदर। कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या करता है उनको होल्ड करता है और गाइड करता है। इसका आंसर क्या हो जा रहा है ए पार्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 ये लास्ट क्वेश्चन है। बियरिंग बुश समानता बना होता है।
ठीक है। जनरली बियर इन बुश आर मेड, जनरली बियर इन बुश आर मेड, बियर इन बुश बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पूछा गया था। बियर इन विच मटेरियल्स का बना होता है, ठीक है। तो ये आपका बना होता है गन मेटल का, किस मटेरियल का बना होता है, गन मेटल का। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इसरो श्रीहरिकोटा की तैयारी में लग जाइएगा। इसके बाद फिर और आपको कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक पर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे व्हाट्सअप टेक्नोलॉजी में जैसे जो क्वेश्चन मेरे पूछे जाते हैं किसी टॉपिक पर, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ।